मैडम जी, आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, साहब ने कहा है। जयपाल ने कहा। साइन करते हुए एक एक पेज को ध्यान से देखते हुए कहा कि अपने साहब को बोलना कि आज मैं जल्दी घर जाऊंगी। शिवी ने कहा। जयपाल, मैडम आप तो जानती हैं कि मैं ये नहीं कह सकता, आप ही कह दें या फोन पर कह दें, वरना मुझे डांट पड़ेगी। शिवी अपना सर पकड़कर सोचने लगी कि अब फिर मुझे उसके सामने जाना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वह डोर नॉक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अंदर से मीठी सी आवाज आई, आ जाइए। शिवी हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ी थी और कुछ कहने की हिम्मत कर ही रही थी कि सामने से आवाज आई कि अच्छा तो आप आ ही गईं। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर आपको बुरा लगा। शिवी, जैसा आप सोच रहे हैं सर वैसा कुछ नहीं है। मुझे आज घर जल्दी जाना है, यही बताने आई हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कम से कम अकेले में तो सर मत बोला करो। आप मुझे अभी बुला सकती हो। शिवी, सर मैं भी आपको बता चुकी हूँ, आप मेरे लिए सर हैं और मैं आपकी एम्प्लॉई। क्या मैं जा सकती हूँ? अविनाश, जी जरूर जाइए। शिवी तूफान की तरह उस केबिन से बाहर निकलती है और गहरी सांस लेती है। ऑटो में बैठते ही आंखें बंद कर लीं और सोचने लगी, हे भगवान, ये तूने कैसे दोराहे पर खड़ा कर दिया। पर मैं ये जॉब छोड़ भी तो नहीं सकती, क्या करूं समझ ही नहीं आता। वह घर पहुंचती है। दरवाजा उसकी बेटी निम्मी खोलती है। उसे देखते ही से भी गले से लगाकर बोली कि चलो बेटा, आज हम भी बाहर खाना खा कर आते हैं। आखिर आज आपका जन्मदिन है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। निम्मी, नहीं जाना मुझे, आप घर पर ही कुछ बना लें, और वैसे भी हम दो ही तो हैं, ऐसे ही बाहर ऐसे ही घर में। शिवी उसकी उदासी से भरी बात सुनकर दुखी तो हुई, पर फिर भी कहा, तो क्या हुआ, जब हमें भगवान ने बनाया ही एक दूसरे के लिए है तो बाकी लोगों का काम ही क्या है। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लो, सब चलते हैं। निम्मी का मन तो नहीं था, पर सोचा चलो कहीं मम्मी को बुरा ना लग जाए, इसलिए अपनी एक ही दोस्त लिजा को बुला लिया। वह अपनी माँ नेहा के साथ आ गई और चारों कैब से एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। निम्मी वैसे तो बस 8 साल की ही थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उसे खुश रखने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि वह पापा की कमी कभी नहीं होने देती। रेस्टोरेंट पहुंचते ही शिवी और नेहा दोनों बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगी और साथ ही ऑर्डर लगाया। सब कुछ निम्मी और लिजा की पसंद का था। पहले केक कटवाया और तीनों की तालियों के बीच निम्मी ने केक काटा। हालांकि शिवी की पलकें कुछ गीली हो आई थीं अपने पति निखिल को याद करके, पर उसने जल्दी ही निम्मी से छुपा लिया। लिजा, आंटी जी आज तो मजा आ गया। नेहा, चलो शिवी, काफी लेट हो गया है, घर चलते हैं। सब उठने लगे तो अविनाश ने उनके पास आकर कहा, अरे वाह, अकेले अकेले पार्टी कर ली और हाथ मिलाकर निम्मी को विश करता है। कहा कि बेटा आपका गिफ्ट पेंडिंग है। निम्मी, पर अंकल जी मैं आपको नहीं जानती। अविनाश कुछ बोलता इससे पहले ही शिवी ने कहा कि बेटा ये मेरे सर हैं, नमस्ते करो। निम्मी, नमस्ते अंकल जी, और केक उसके मुंह में डाल दिया। अविनाश, थैंक्स बेटा, खुश रहो। शिवी, सर असल में हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। अविनाश, जी चलिए, मैं आप सबको छोड़ देता हूँ। शिवी बहुत मना करती है, पर अविनाश निम्मी का हाथ बहुत प्यार से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। हालांकि निम्मी भी मना करना चाहती थी, पर न जाने जब अपना हाथ अविनाश के हाथों में देखा तो एक अपनापन और सुरक्षा सी महसूस हुई। सब गाड़ी में बैठ गए। शिवी आगे बैठी थी। लिजा और निम्मी पूरे रास्ते बातें करते रहे। लिजा और नेहा का घर पहले आ गया। उन्हें छोड़कर आगे चले तो अविनाश बस निम्मी से ही बात करता रहा, और निम्मी भी पहली ही मुलाकात में काफी घुल मिल गई थी, जबकि शिवी अंदर ही अंदर अपना खून जला रही थी। घर के पास पहुंचकर शिवी झट से उतरी और निम्मी को जल्दी अंदर जाने के लिए बोला। निम्मी के जाते ही अविनाश भी बाहर आ गया और कहा कि शिवी, पर तभी शिवी बोली,
कि प्लीज़ सर आप मिसेस सिबी बुलाइए और आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अगर निम्मी मेरे साथ ना होती तो मैं कतई आपकी गाड़ी में ना बैठती। अविनाश, तो फिर शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि आपने ये सौभाग्य मुझे दिया। सिबी, सर प्लीज, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि आप बस ऑफिस के काम से मुझसे बात करें वरना नहीं। अविनाश, पर सिबी। इतने में सिबी घर के अंदर चली गई। निम्मी, मम्मा अंकल कितने अच्छे हैं, आपने कभी बताया नहीं उनके बारे में। सिबी अपने ही ख्यालों में खोई थी, ये सोचकर कि अविनाश आखिर मुझसे उम्मीद लगाना कब छोड़ेगा, कैसे समझाऊं। उधर निम्मी बोले जा रही थी, बार बार पूछ रही थी कि कल खाने में क्या बनेगा और हम नानी के घर कब जाएंगे। पर उसे जब महसूस हुआ कि मम्मा कोई जवाब नहीं दे रही हैं तो वह अपने आप ही सो गई। और सिबी न जाने कब तक अपने लिए फैसले पर सोचती रही। 10 साल पहले उसकी शादी निखिल से हुई थी। अरेंज मैरिज थी। निखिल के परिवार में निखिल और उसका छोटा भाई नितिन था और माँ पापा। शादी के वक्त तो निखिल के माँ पापा ने कोई शर्त नहीं रखी थी लेने देने की, इसलिए सिबी के माँ पापा ने खुशी खुशी रिश्ता कर दिया था। घर में उसके अलावा एक बहन थी जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। सिबी ने निखिल को बस फोटो में ही देखा था। वैसे तो वह भी आगे पढ़ना ही चाहती थी, पर जब उसके पापा ने कहा कि बेटा अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, सरकारी जॉब में है, अपना घर है, और क्या चाहिए, इसलिए मान गई। और ना ही वह किसी को पसंद करती थी, तो ना मानने का कोई सवाल ही नहीं था। सिबी के पापा सरकारी जॉब में थे, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी शादी की। ससुराल में सभी रस्मों रिवाजों के बाद जब कमरे में वह अपने पति का इंतजार कर रही थी तो दरवाजा बहुत झटके से खुला, जिससे वह डरकर सामने देखने लगी। असल में निखिल को उसके दोस्तों ने कमरे में धक्का दिया था, इसलिए वह हड़बड़ाहट में अंदर आया। उसके आते ही सिबी सिमटकर नजरें झुकाकर बैठ गई। निखिल भी ठीक उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगा। निखिल, सिबी तुम बहुत सुंदर हो, और कहकर हाथ पकड़ लिया। सिबी ने शर्म से हाथ छुड़ा लिया। निखिल हंसने लगा और कहा कि तुम मुझे कम से कम देख तो लो। सिबी ने एक नज़र देखा तो सच में वह भी बहुत सुंदर था। निखिल को देखकर उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह उसे पहली बार देख रही है। धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। निखिल उसे बहुत प्यार करता था और परवाह भी करता था, पर निखिल की मम्मी हमेशा सिबी को कम दहेज के लिए सुनाती थी। अक्सर वह जब अपने कमरे में रोती तो निखिल उसे बहुत प्यार से समझाता था कि वह हमेशा उसके साथ है। सिबी भी उसी के सहारे सब सुन लेती थी। उसकी शादी के 1 साल बाद जब देवर की शादी हुई तो सिबी का जीना और भी दूभर हो गया था, क्योंकि देवरानी बहुत दहेज लेकर आई थी और अब तो सास को सिबी और भी ज्यादा खलने लगी थी। बात बात पर गुस्सा होती, भले ही सिबी सारा काम भी क्यों न करती। फिर शादी के ठीक 2 साल बाद सिबी को बेटी हो गई। तब तो और भी हालात बेकार हो गए। उसने अपनी परेशानी कभी अपनी मम्मी पापा को नहीं बताई। कभी घर जाती थी तो हंस हंस कर ऐसे बातें करती जैसे बहुत सुखी हो। असल में उसकी खुशी बस इस बात में थी कि निखिल उसे कभी कुछ न कहता। पर घर में पूरा दिन क्लेश देखकर वह भी परेशान हो गया था और अपनी 2-3 महीने की बेटी को और सिबी को लेकर अलग घर में रहने लगा। अब जिंदगी में थोड़ी परेशानी कम तो हुई। कुछ समय बाद निखिल की तबीयत खराब रहने लगी। 1-2 महीने बाद उसने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया। सिबी उसका बहुत ध्यान रखती, पर सारे चेकअप के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके पांव तले की जमीन निकल गई। वह अपना फर्ज समझकर उसके माँ पापा को बता देती थी, पर उन्होंने इसका इल्जाम भी सिबी पर ही लगा दिया। सिबी ने निखिल को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और उधर निम्मी भी साल भर की हो गई थी। निखिल बेड पर लेटा रहता, सिबी उसे सब दवाई वगैरह देती तो वह कहता कि सिबी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें सारे सुख नहीं दे पाया, और तो और शायद अपनी बेटी को भी प्यार नहीं कर पाया, पर मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। तो सिबी अपने आंसुओं को रोकते हुए उसके होठों पर उंगली रख देती और उसके सर पर हाथ फेरते हुए न जाने कब सो जाती। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई और एक दिन जब सिबी नाश्ता लेकर कमरे में गई तो निखिल चैन की नींद सो चुका था।
सिबी की दुनिया लुट चुकी थी। वह रोते बिलखते अपने और निखिल के घर सब बताती है। निखिल के घर वाले उसी को मारने दौड़े, ये कहकर कि हमारे बच्चे को खा गई। सिबी को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर सारी रस्में पूरी होने के बाद सिबी को उसके मम्मी पापा अपने साथ ले आए। 2 महीने तक सिबी को भी कोई होश नहीं था। उसे सब समझाते पर वह न जाने कब तक बस शून्य में ताकती रहती। 3-4 महीने बाद वह अपने ससुराल गई, पर उन्होंने उसे घर की दहलीज से वापस कर दिया और कहा कि आगे से हमें शक्ल मत दिखाना। वहां से फिर मायके आई और धीरे धीरे अपने आप को संभाला। वह सब भूल जाती। जब निम्मी को नन्हे कदमों से चलते देखती, उसे बहुत दुख होता कि निखिल अपनी बेटी को प्यार भी ना दे सके और ना ही उसके बचपन को देख सके। पर वक्त सब घाव भर तो भले ही दे, पर दुख कभी कम नहीं होता, बल्कि दिल पर बोझ बढ़ता ही रहता है। फिर 1 साल बाद उसकी बहन निशा की भी शादी हो जाती है और सिबी भी निम्मी को लेकर मुंबई में आ गई। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत रोका, पर वह उन्हें समझाकर कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और नौकरी करके अपनी बच्ची को पालेगी। निशा भी वहीं थी तो वह भी उसकी मदद करती है। आखिर बहुत मुश्किल से अच्छी कंपनी में एक असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। तब तक निम्मी भी 3 साल की हो गई थी और उसे क्रेच में छोड़कर वह जाती थी। सब संभाल लिया था। कुछ महीने तो वह निशा के घर के पास ही रही। फिर वहां से भी ऑफिस दूर पड़ता है, ये कहकर ऑफिस के पास ही एक घर किराए पर ले लिया और तब से अब तक वह और निम्मी ही एक दूसरे का सहारा बनी रही। कभी कभार निशा जरूर मिलने आ जाती। निम्मी को भी सिबी ने सब बता रखा था कि वही उसकी माँ है और वही पापा। उसके साथ वह सब बातें शेयर करती थी। आज वह 8 साल की हो गई। वक्त कब निकल गया उसे पता ही ना चला। फिर निखिल को याद करके उसकी आंखें फिर गीली हो गईं। तभी उसकी आंखों को पोंछते हुए निम्मी ने कहा कि मम्मा आप फिर रो पड़ी, पापा के ऐसे आ जाएंगे। वह निम्मी को गले लगाकर सो गई और सोचने लगी कि काश वह ऐसे हमें छोड़कर ना जाते। सिबी सुबह ऑफिस पहुंची तो देखा उसके केबिन में उसका कोई सामान नहीं है। वह बाहर आकर जयपाल से बोली कि जयपाल भैया मेरा सारा सामान कहाँ है। जयपाल मैडम वो तो सर के कमरे में ही शिफ्ट कर दिया था कल जब आप चली गई थी। और एक बात और, आज वो बहुत गुस्से में हैं, शायद रात को भी यहीं सोए थे। मैं तो कहता हूँ कि जाकर कोई सवाल नहीं करें तो ही अच्छा है। सिबी बहुत गुस्से से बिना पूछे ही अविनाश के कमरे में जाती है। अविनाश तो जानता ही था कि ऐसा होगा, पर वह आंखें बंद करके अपनी पीठ मोड़े बैठा रहा। सिबी अब ये कौन सा तरीका निकाला है मुझे परेशान करने का सर आपने। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी और आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। अविनाश चुपचाप सुनता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। सिबी मैं आपको पहले ही दिन बता चुकी थी कि आपको मेरे काम में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बस मैं अपने केबिन में ही करूँगी। अविनाश अपनी चेयर उसकी तरफ घुमाता है और एक फाइल उठाकर पढ़ने लगा। सिबी उसकी ये हरकत देखकर और भी चिढ़ गई और कुछ कहने ही वाली थी कि अविनाश ने उसे कहा, ये लो फाइल 1 घंटे में रेडी करो, फिर मुझे और तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है और हाँ बस 1 घंटा है तुम्हारे पास। सिबी पर सर मैं कुछ और बात कर रही थी। अविनाश मेरे पास बेकार की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ ठीक मेरे सामने बैठकर काम करो। सिबी उसका ये रूप देखकर दंग थी और वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी। तभी अविनाश खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसके कान के पास बोला, लगता है तुम्हें सुनाई कम देता है। सिबी ये सुनकर और उसे अपने करीब देखकर हड़बड़ाकर बोली, जी नहीं तो, और अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगी। अविनाश अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था और उसे काम करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा। बीच में जब भी सिबी ने नजरें उठाईं तो उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। वह बड़बड़ करती रही, पर उसकी मजबूरी थी। 2-3 बार जयपाल अविनाश से नाश्ते के लिए पूछ कर गया, पर मना कर दिया। आज तो उसे सिबी को देखने से ही फुर्सत नहीं थी। 1 घंटे से भी कम में सिबी ने काम कर दिया और अविनाश की टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, लीजिए सर हो गया काम। अविनाश ओह बहुत अच्छा, वैसे पापा ने तुम्हारे बारे में जैसा कहा था ठीक वैसा ही करती हो, बहुत जल्दी। सिबी अब मैं कुछ कहूँ? अविनाश जानता था
वह फिर से सीट बदलने वाली बात कहेगी। बोला नहीं, पहले नाश्ता करते हैं, फिर मीटिंग में चलते वक्त रास्ते में कह लेना जो कहना है। ओके। और उसकी तरफ देखे बिना दोनों का नाश्ता मंगा लिया। सिबी, सर मैं घर से करके आई हूँ, आप कीजिए, तब तक मैं बाहर जाती हूँ। अविनाश, अगर अकेले करना होता तो अब तक भूखा क्यों रहता, बैठो चुपचाप। सिबी मन में जिस बात का डर था वही कर रहा है ये। अविनाश, कुछ कहा तुमने? सिबी, जी नहीं तो। और अविनाश की तरफ प्लेट सरकाकर खुद भी जरा सा ले लिया, पर अविनाश का पेट तो उसे देखकर ही भर गया था। सिबी, आप प्लीज नाश्ता कीजिए, अगर आप मुझे ही देखते रहेंगे तो मैं यहाँ से सच में चली जाऊंगी। अविनाश, ओह सॉरी, वो असल में जब तुम सामने होती हो तो सच में कुछ याद ही नहीं रहता। सिबी, सर प्लीज। फिर अविनाश चुपचाप नाश्ता करके पूछता है कि चलें अब। सिबी, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अविनाश नीचे इंतजार करने लगा। सिबी भी जल्दी ही आ गई तो अविनाश ने ही गाड़ी का दरवाजा खोला और पहले उसे बैठने को कहा। सिबी आज पहली बार अविनाश के साथ बैठी थी। इससे पहले अविनाश ने 2 बार कोशिश की हुई थी, पर वह बहाना बनाकर टाल गई थी। अविनाश, थैंक्स सिबी। सिबी बिना उसकी तरफ देखे बोली कि किस बात का? अविनाश, मेरे साथ चलने के लिए। सिबी, सर ये काम है मेरा, और अगर मैं बार बार मना करूंगी तो ये भी तो हो सकता है कि आप मुझे नौकरी से निकाल दें। अविनाश को दुख तो हुआ ये सुनकर कि वो अपने को कितना मजबूर समझ रही है, पर ये नहीं जानती कि ये मेरे दिल की धड़कन है। पता नहीं इसे कब यकीन होगा। फिर बोला कि हाँ शायद हो सकता है। फिर पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे और मीटिंग भी अच्छे से हो गई। वापसी में शाम हो गई थी तो सिबी ने कहा कि आप अगर बुरा ना माने तो मुझे स्टैंड पर उतार दें, मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। अविनाश, ठीक है, पर क्या उससे पहले हम 1 कप चाय पी सकते हैं? असल में थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। सिबी हाँ में गर्दन हिला देती है और थोड़ी ही देर में दोनों एक कैफे में चाय पी रहे होते हैं। सिबी, अब अंकल जी कैसे हैं? अविनाश, पहले से बेहतर हैं, पर मैंने उन्हें अभी आराम करने को ही कह रखा है। दुख इस बात का है कि उन्होंने इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे नहीं बुलाया, और तो और बताया भी नहीं, वरना मैं कब का आकर सब संभाल लेता। सिबी, माता पिता अपनी परेशानी कहाँ बताते हैं, चाहे जो भी हो जाए सब करते रहते हैं। अविनाश, पर वो तुम्हारे बारे में हर रोज पूछते हैं कि सिबी कैसी है, उसका ध्यान रखना। सिबी, जी असल में मैं मिलना तो चाहती थी, पर समय ही नहीं बचता। घर जाकर निम्मी के साथ कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अंकल जी ने मेरी हमेशा मदद की है, मुझे उस वक्त नौकरी दी जब मैं जगह जगह भटक कर थक चुकी थी। सच में वो मेरे लिए एक फरिश्ता हैं। अविनाश हंसने लगा तो सिबी ने मासूमियत से कहा कि मैं सच कह रही हूँ। अविनाश, हाँ मुझे पता है, पर मुझे तो तुम राक्षस समझती हो। सिबी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अविनाश, पर तुम मुझे क्या, मुझे दोस्त भी नहीं समझ सकती? सिबी, मैं एक विधवा हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपकी बदनामी हो। अविनाश, क्या तुम्हें लगता है किसी को इतना टाइम होता है कि वह दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करे? और प्लीज मेरे सामने आज के बाद ये शब्द मत कहना। सिबी, आप नहीं समझोगे, और जो मैं हूँ वही कह रही हूँ। अविनाश थोड़ा चिढ़कर बोला कि ठीक है, फिर तो एक हाथ में तख्ती लेकर घूमो इस नाम की। सिबी नजरें झुकाकर बैठ गई और कहा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अविनाश भी खड़ा हो गया और कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। सिबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर जाइए। पर अविनाश कोई जवाब न देकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए सिबी को देखने लगा। सिबी भी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। घर तक दोनों चुप रहे और फिर सिबी उतरकर जाने लगी तो अविनाश ने कहा कि कल शाम घर में एक पूजा है, पापा को भी अच्छा लगेगा अगर तुम आओगी, और हाँ निम्मी को भी जरूर लेकर आना। सिबी, पर मैं कैसे? अविनाश, चिंता ना करो, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा, मैं किसी और को कह ही नहीं रहा। सिबी फिर बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली गई। अविनाश उसे देखता रहा और सोचने लगा कि सिबी, अगर मुझे पूरी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूँगा। सिबी, निम्मी आज पढ़ाई की तुमने? निम्मी, हाँ मम्मा की थी। सिबी उसे प्यार करते हुए पूछती है, अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाऊं? निम्मी, मम्मा कुछ भी बना लो जो जल्दी से बन जाए। सिबी और निम्मी खाना खाकर छत पर घूमने चले गए।
अक्सर वो ऐसा ही करते थे, एक दूसरे को पूरे दिन की बात बताते, हंसते बोलते। शिवी को उसके साथ होकर कभी किसी और की जरूरत महसूस ही ना होती। अविनाश घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका खाने पर इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली कि आ गए अभी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अविनाश, माँ प्लीज आप खा लीजिए, मुझे सच में भूख ही नहीं है, कहकर पहले पापा के पास थोड़ी देर रुका और हालचाल पूछा, फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ करके लेट गया। उसकी आंखों के सामने शिवी का ही चेहरा घूम रहा था। वह चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकता था। वह याद कर रहा था वो दिन जब उसने उसे अपने पापा के ऑफिस में 5 साल पहले देखा था। वह कुछ फाइलें देने कमरे में आई थी, उसकी नजरें झुकी ही रहीं। पापा ने उसे 4-5 काम एक साथ बताए और वह सब नोट करके हाँ जी सर ही कहती रही। एक बार भी नजरें उठाकर उसने कमरे में नहीं देखा कि पापा के पास ही कोई और भी बैठा है। वह उसकी सादगी और मीठी सी आवाज में सब भूल गया था। बस तभी से उसने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो बस शिवी से। उसके बाद अविनाश ने उससे मिलने की बहुत कोशिश तो की, पर हर बार कुछ ना कुछ काम आ जाता। फिर वह ऑफिस भी जा ही नहीं पाया। उसे कुछ जरूरी काम से कनाडा जाना पड़ा और उसके बाद वह 1 महीने पहले ही लौटा था, जब उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। इसी दौरान अविनाश की माँ ने उसे बहुत सी लड़कियों की फोटो भेजी और शादी के लिए जोर डाला, पर उसने एक भी फोटो देखी तक नहीं और शादी के लिए साफ मना कर दिया। आखिर उसकी माँ ने हार कर कहना ही छोड़ दिया। जब अविनाश ने आकर उसे अपने केबिन में बुलाया और घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया तो शिवी ने साफ मना कर दिया और बताया कि वह एक बच्ची की माँ है और साथ ही विधवा भी। पर अविनाश ने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उसे बहुत समय से चाहता है, बस कहने का मौका ही नहीं मिला। शिवी को भी तभी पता चला कि वह उसके सर रविशंकर जी का बेटा है, पर शिवी तब भी उसे मना कर देती है और कहती है कि अपनी जिंदगी खराब ना करे, आपको कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है। ये सब सोचते हुए अविनाश की आंखों से न जाने कब 2 बूंदें छलक आईं। ये सब बातें वह हर रात सोचता और एक उम्मीद के साथ उठता कि शायद शिवी का दिल पिघल जाए। अगले दिन ऑफिस में अविनाश जल्दी ही चला गया और शिवी का इंतजार करने लगा, पर आज शिवी थोड़ा लेट आई और आते ही बोली कि सॉरी सर, कुछ समस्या के कारण मैं लेट हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अविनाश, पर मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं और जब तुम चाहो आ सकती हो। शिवी कुछ न कहकर अपनी सीट पर बैठ गई और अपना गीला दुपट्टा बार बार लपेटने लगी। अविनाश का ध्यान उस वक्त कहीं और था। जब शिवी ने लगातार 2-3 छींक मारी तो उसने देखा वह पूरी भीग चुकी थी और अपने आप में सिमटी जा रही थी। अविनाश, अच्छा तो बारिश के कारण तुम लेट हो गई और भीग भी गई हो। वह तभी एसी बंद करके जयपाल को चाय लाने को कहता है। शिवी, सर रहने दें, ज्यादा नहीं भीगी, अभी सूख जाएंगे और मैं ठीक हूँ। पर अविनाश बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में आकर उसे एक पैकेट पकड़ाता है। शिवी, ये क्या है? अविनाश, जाओ चेंज कर लो वरना बीमार हो जाओगी। शिवी ने मना करना चाहा तो अविनाश ने कहा कि मुझे तुमसे जरूरी काम है और समय खराब मत करो, जाओ चेंज करके जल्दी आओ। शिवी चेंज करने गई और देखा कि पैकेट में साड़ी थी। उसकी आंखें नम हो गई, सोचने लगी कि निखिल को भी कितना पसंद थी साड़ी। फिर पहनकर आई तो अविनाश उसे देखता ही रह गया। उसने पहली बार उसे साड़ी में देखा था, पर शिवी को उसके देखने से असहज महसूस ना हो, इसलिए वह अपना काम करने लगा। दोपहर तक दोनों ही काम में लगे रहे। फिर अविनाश उठकर उसके पास आया और कहा कि शिवी, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी घर चली जाओ और निम्मी को लेकर पूजा में पहुँच जाना। शिवी, सर देखती हूँ, अभी बहुत काम है और शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। अविनाश उसकी टेबल पर थोड़ा झुककर बोला, शिवी प्लीज, मुझे बस अभी ही बोला करो, इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो। शिवी, पर आप मेरे लिए बस सर ही हैं और रहेंगे, और ये बात आप मान क्यों नहीं लेते? गुस्से में उसकी ओर देखने लगी। इस बात से गुस्सा होकर अविनाश ने टेबल पर रखे कांच के गिलास को उठाया और हाथ में लेकर तोड़ दिया। ये देखकर शिवी उठी और उसके बहते खून को देखकर कहा, ये क्या पागलपन है सर, और उसके हाथ को पकड़ना चाहा
पर अविनाश उसकी तरफ घूरते हुए बाहर चला गया। सिबी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। वह भी बहुत दुखी हुई, पर कर भी क्या सकती थी। वह सभी काम निपटाकर घर चली गई। जाकर निम्मी को तैयार किया। निम्मी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं, पर सिबी चुपचाप तैयार होने लगी। ऑटो में भी निम्मी पूछती रही कि कहाँ जा रहे हैं। सिबी जब अविनाश के घर में जाने लगी तो बताया कि निम्मी, ये मेरे सर का घर है, यहाँ कोई भी शरारत नहीं करना और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करना। निम्मी भोलेपन से हाँ में गर्दन हिला देती है। अंदर जाते ही सामने ही रविशंकर जी को हाथ जोड़कर नमस्ते की। वह उसे देखकर बहुत खुश हुए। कहा कि बेटा, तुमने तो मेरी सुध ही ना ली। कैसी हो सिबी? जी अंकल जी, आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। और निम्मी से मिलवाते हुए बोली, ये मेरी बेटी है। वह भी उन्हें नमस्ते दादाजी बोलती है। तो रविशंकर जी उसे गले लगाकर बोले कि तुमने मुझे दादाजी बोला है तो मुझसे मिलने भी आना पड़ेगा। बताओ, आओगी ना? निम्मी, जी दादाजी, जब भी मम्मा लेकर आएंगी तो जरूर आऊंगी। तब तक अविनाश की मम्मी भी वहां आई और उन्हें देखकर बोली, अच्छा जी, मुझसे तो आपने इन्हें मिलवाया भी नहीं। रविशंकर जी, अरे हाँ मधु, ये सिबी है और ये निम्मी, इनकी बेटी। बड़ी ही होनहार और मेहनती है सिबी, अपने ऑफिस में ही काम करती है। तभी निम्मी उन्हें दादी जी नमस्ते बोलती है और मधु भी उसे बहुत प्यार से गले लगा लेती हैं। कहती हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है। सिबी भी उनके पाँव छूती है तो मधु भी उसे गले लगाकर कहती हैं, अच्छा किया बेटा, आती रहा करो। तभी पंडित जी ने मधु को बुला लिया और वह वहाँ तैयारी करवाने लगीं। सिबी ने पास जाकर पूछा कि आंटी जी प्लीज कुछ काम बताइए, मैं खाली बैठे बोर हो रही हूँ। पहले तो मधु मना कर देती है, ये कहकर कि अरे बेटा, तुम पहली बार तो आई हो और क्या काम दूं मैं तुम्हें। फिर सिबी पूजा की तैयारी करवाने लगी और कहा, बेटा अगर बुरा ना मानो, एक काम कहूँ, वो असल में रानू मेड सब्जी बना रही है, तुम एक कप चाय बनाकर जरा अभी को दे आओ। उसके हाथ में पता नहीं कैसे चोट लग गई, जब से आया है कमरे में बंद है, ना कुछ खाया ना पिया। सिबी, पर आंटी जी मैं कमरे में कैसे? मधु, तो क्या हुआ बेटा, तुम कोई अनजान थोड़ी हो जो उसके कमरे में जा नहीं सकती। सिबी, अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं दे आती हूँ। पहले निम्मी को समझाया कि अपनी सीट से उठकर कहीं मत जाना और चाय बनाकर अविनाश का कमरा पूछा। दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो सिबी दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। देखा कि अविनाश पेट के बल बेड पर लेटा है और हाथ नीचे लटका हुआ है जहां खून जम गया है। वह उसकी इस हालत की जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। वह आवाज लगाती है कि सर उठिए, उठिए सर, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अविनाश जब उसकी आवाज सुनता है तो हैरान होकर बैठ गया, पर उसकी ओर देखा तक नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वह कम से कम उसके बुलाने पर आई तो सही। सिबी चाय टेबल पर रखकर बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप? अविनाश बिना उसकी तरफ देखे बोला कि अब क्या किया मैंने? सिबी उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली कि अभी तक पट्टी नहीं की, कुछ हो गया तो? अविनाश ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तो अच्छा है, होने दो और मेरे कमरे से जाओ। सिबी फिर से हाथ पकड़कर बोली, ये तो अच्छे मैनर्स नहीं हैं कि पहले घर बुलाओ फिर जाने को कह दो। और फर्स्ट एड से दवाई निकाल कर लगाने लगी। इस दौरान अविनाश ने गुस्से में 2-3 बार अपना हाथ पीछे किया, पर सिबी ने भी कस के पकड़े रखा जब तक कि पट्टी ना बंध गई। सिबी ने एक बार भी अविनाश की तरफ नहीं देखा, पर अविनाश अब अपने आप को उसकी ओर देखने से रोक नहीं पाया। फिर सिबी ने चाय पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी चाय। अविनाश चाय लेकर बोला, पर तुम तो आने वाली नहीं थी। सिबी, जी आना तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों हो गई और बाहर जाने लगी। अविनाश, थैंक्स। सिबी पीछे मुड़कर देखती है और फिर बाहर निकलने लगी तो निम्मी दौड़ती हुई अंदर आ गई और अविनाश को देखते ही खुशी से उछल पड़ी और कहा, नमस्ते अंकल जी, कहकर उसके बेड पर कूदने लगी। सिबी ने उसे बहुत रोका, पर वह मस्ती में थी। अविनाश भी निम्मी को गले लगाकर बोला, थैंक्स बेटा, यहाँ आने के लिए, मैं सच में आपका ही इंतजार कर रहा था। निम्मी, अरे अंकल जी, ये चोट कैसे लगी? अविनाश, एक जिद्दी और गुस्सैल लड़की को दोस्ती के लिए मना रहा था, इसी चक्कर में चोट लग गई। और सिबी की तरफ बहुत ही उम्मीद और प्यार से देखने लगा। सिबी को बहुत बुरा लग रहा था।
कि उसके कारण ऐसा हुआ। शर्म से नजरें झुका लीं और निम्मी को कहा, चलो बेटा नीचे चलो, पूजा का वक्त हो गया है और ऐसे ही किसी के कमरे में शरारत नहीं करते। देखो तुमने 5 मिनट में ही क्या हाल कर दिया। पर निम्मी ने तो जैसे शिवी की बात सुनी ही नहीं और अविनाश की गोद में बैठते हुए बोली कि अंकल जी, मैंने क्या आपका कमरा गंदा कर दिया है। अविनाश, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे पास ही रहो। पर शिवी को निम्मी की हरकतों से बुरा लग रहा था और वह उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए नीचे ले गई और गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि शरारतें नहीं करनी। अविनाश मन में सोचने लगा कि हे भगवान, आज तो आपने मेरी सुन ली। कम से कम शिवी यहाँ तक तो आई, बस उसके दिल का दरवाजा भी मेरे लिए खोल दो। और तभी मधु जी ने उसे नीचे आने को कहा तो वह बहुत खुश होकर नीचे आया। मधु जी, अरे बेटा, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत उदास थे, अब बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या हुआ। और शिवी की तरफ देखते हुए बोली कि शिवी बेटा, तुमने चाय में शायद कोई हंसी की दवाई मिला दी। देखो मेरा बेटा खुश दिखाई दे रहा है। अब शिवी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा ये सुनकर, क्योंकि वह जानती थी कि अविनाश क्यों खुश है, पर वह फिर भी उसकी खुशी बनाए नहीं रख सकती थी। शिवी ने मधु जी के साथ मिलकर सारी पूजा कराई। अब आरती का वक्त हुआ तो पंडित जी ने पहले दिवाकर जी और मधु को बुलाया, फिर अविनाश को भी आरती के लिए बुलाया, तो साथ ही निम्मी भी पहुंच गई। शिवी ने रोकना चाहा तो दिवाकर जी ने कहा कि जाने दो बेटा, बच्ची है। अविनाश ने एक हाथ निम्मी से लगवाकर आरती की और बीच में थोड़ा साइड में खड़ी शिवी को गहरी नजरों से देखने लगा। शिवी वहां से हटने लगी। तभी निम्मी ने कहा, आप भी आओ ना मम्मा। शिवी, हाँ बेटा, मैं बाद में आती हूँ। पंडित जी ने कहा, अरे बेटा जल्दी आओ, फिर तो आरती खत्म हो जाएगी। शिवी ने दिवाकर जी और मधु जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से जल्दी जाने को कहा। वह उनके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अविनाश बस उसे ही देखने लगा। तभी उसके हाथ में दर्द हुआ और जरा उफ निकली। शिवी ने तुरंत थाली को सहारा दिया। अविनाश एकटक थाली छोड़कर उसे देखने लगा, जबकि शिवी का ध्यान उस तरफ नहीं था। जबकि अविनाश मन में सोच रहा था कि मेरी फैमिली पूरी हो गई। आरती के बाद शिवी ने ही सबको प्रसाद दिया। वहां मधु जी की एक सहेली भी आई थी। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि शिवी और निम्मी अविनाश के साथ खड़ी थीं। उसने बहुत कोशिश की मधु से इस बारे में बात करने की, पर मौका नहीं मिला। प्रसाद के बाद सबको खाना लगाकर दिया। सबसे पहले दिवाकर जी को दिया, पर निम्मी तो बस अविनाश के साथ ही बैठी रही और वह भी उसी के साथ बैठकर बातें करता रहा। अविनाश बीच में बार बार हाथ सहला रहा था। शिवी ने भी एक दो बार उसे देखा ऐसा करते हुए, पर क्या कर सकती थी, सारे मेहमान जा चुके थे। शिवी ने निम्मी को खाना लगाकर दिया और कहा, बेटा जल्दी से खा लो, फिर हमें जाना भी है। ये सुनते ही निम्मी उदास सी हो गई और धीरे से अविनाश को बोली, अंकल जी, मेरा तो जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अविनाश उसे कुछ कहता इससे पहले ही शिवी ने पास बैठते हुए कहा, निम्मी तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जल्दी खाओ। और एक बाइट लेकर उसके मुंह में डाल दी और डांटने लगी कि वैसे भी तुमने यहाँ आज बिल्कुल कहना नहीं माना। अविनाश, शिवी खाना खिला रही हो या गुस्सा निकाल रही हो। शिवी, दोनों काम कर रही हूँ, कहकर उठ गई और अविनाश के लिए भी खाना लगा कर ले आई, जो कि मधु जी ने ही करने को बोला था। कहा कि लीजिए सर, आप भी खा लीजिए। अविनाश पहले निम्मी को बहाने से दूर भेज देता है और कहा कि अभी भी सर, और तुम देख सकती हो कि मेरे दाएं हाथ में ही चोट लगी है, मैं कैसे खा सकता हूँ। शिवी, आप ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है मैं आपको खाना खिलाऊंगी। और वो यहाँ सबके बीच अविनाश उठकर अपने कमरे में चला गया। शिवी समझ चुकी थी कि वह क्या चाहता है, पर थाली वापस टेबल पर रखते हुए मधु जी को कहा कि आंटी जी, सर को अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेंगे और मैं भी चलती हूँ। मधु जी, अच्छा खा लेता तो अच्छा था, सुबह से भूखा है, ऊपर से दवाई भी ली है, पता नहीं ये लड़का क्या सोचता रहता है। और तुम अब कैसे जाओगी, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो छोड़ आएगा। शिवी, नहीं आंटी जी, इतना भी लेट नहीं हुई, आप चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी। मधु जी नहीं मानी और कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाते, और ड्राइवर को छोड़ आने को बोल दिया। शिवी ने निम्मी को आवाज लगाई, पर वह कहीं भी दिखाई ना दी। मधु जी ने भी सब जगह ढूंढा,
तो कहीं ना मिली। फिर उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, अविनाश के कमरे में देख लो, वहीं होगी, क्योंकि बाहर जाती तो गेट कीपर बता देता। सिबी हाँफती हुई ऊपर गई और दरवाजा खोला तो देखा। हैरान रह गई। वह अविनाश की बाजू पर सिर रखकर सो रही थी और अविनाश भी आंखें बंद करके उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उन्हें इस तरह साथ देखकर सिबी को मन में बहुत शांति सी मिली। उसने आवाज लगाई कि निम्मी उठो जल्दी, मैंने कहा उठो, और बेड के पास खड़ी होकर उसका हाथ खींचने लगी। अविनाश, ये कौन सा तरीका है सोते बच्चे को उठाने का? देख नहीं रही वह सो चुकी है। सिबी, तो और कैसे उठाऊं? एक तो बिना बताई यहाँ मजे से सो रही है और मैं नीचे इसे ढूंढकर बेहाल हो रही थी। अविनाश, तो प्यार से भी तो उठा सकती हो, बच्ची है। लेटते ही आंख लग गई। सिबी को अब गुस्सा आ गया और निम्मी को डांट कर बैठा दिया, पर वह वापस लुढ़क गई। फिर वह उसे गोद में उठाने लगी, पर इतनी बड़ी बच्ची को उठा नहीं पाई और खींचकर बेड से उतारने लगी। अविनाश को तेज गुस्सा आया और सिबी की बाजू पकड़कर दीवार से लगाकर बोला, आखिर गुस्सा किस बात पर है, ये तो बता दो। कहीं तुम मेरा गुस्सा तो इस पर नहीं निकाल रही? सिबी उससे घूरते हुए बोली, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है, और ये मेरी बेटी है, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। रही बात आप पर गुस्सा करने की, तो वो मेरा हक ही नहीं है। और हाँ, आपको भी इसे सोने से मना करना चाहिए था, पर नहीं, हो सकता है जानबूझकर ही सुला दिया हो। अविनाश ने उसी हाथ से उसकी बाजू पकड़ी हुई थी जिस पर पट्टी बंधी थी, तो वहां से खून आना शुरू हो गया और उसे पता भी ना चला। कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो यही सही, और उसके चेहरे के करीब होकर बोला, तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो? तुम्हारा मन नहीं भरता या तरस नहीं आता? सिबी ने नजरें झुकाकर कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ और आप दूर ही रहिए। अविनाश बहुत झटके से उसका हाथ छोड़कर दूर खड़ा हो गया। तभी सिबी को अपनी बाजू पर गीलापन महसूस हुआ। देखा तो वहां अविनाश के हाथ से खून लग गया था। वह तुरंत उसके हाथ को पकड़कर बोली, और ये देखो क्या हाल बना लिया है, चलिए बैठ जाइए। अविनाश एक नज़र उस तरफ देखकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला कि तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? किसी की सुनती हो तुम? फिर से कसकर हाथ पकड़ना चाहा। सिबी दूसरे हाथ से अविनाश के हाथ को पकड़कर छुड़ाती है और कहा कि आप दोबारा पट्टी करवा लें, मैं अभी लाती हूँ। अविनाश पीठ मोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि नहीं करवानी मुझे, जाओ तुम यहाँ से। सिबी ने हाथ पकड़ा और बिठाकर दोबारा पट्टी करनी चाहिए, पर अविनाश ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मैंने तुमसे अब अपना कोई काम नहीं कराना जब तक तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझोगी। सिबी ने देखा तब तक निम्मी भी उठ गई थी। उसे चलने को कहा तो वह भी आंखें मसलते हुए बेड से उतरी। सिबी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगी, पर निम्मी हाथ छुड़ाकर वापस अविनाश के पास गई और गले लगकर बोली, बाय अंकल और थैंक्स, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई। अविनाश भी उसे प्यार करते हुए बोला कि बाय बेटा, अब कब मिलने आओगी? निम्मी, अंकल अब आप आना हमारे घर, बताओ आओगे ना? तभी सिबी ने उसे जोर से आवाज लगाई और कहा कि आज तुम्हें घर चलना है या नहीं? अविनाश, देख नहीं रही वो मुझसे बात कर रही है? और निम्मी को कहा कि बहुत जल्द आऊंगा, और चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें, काफी देर हो गई है। सिबी ने बहुत मना किया, पर वह नहीं माना और नीचे जाकर अपने पापा मम्मी को बोल दिया कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। सिबी ने बाहर आकर भी 2-3 बार कहा कि आप रहने दें, आपके हाथ से खून भी निकल रहा है, दर्द होगा। पर उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए धीरे से कहा, ये दिखाई दे रहा है, पर जो दिल का दर्द है वह देखकर भी अनदेखा कर रही हो। सिबी ने ये सुनते ही बाहर देखना शुरू कर दिया। घर तक दोनों चुप रहे। पहुंचने पर गाड़ी रोकी। जब निम्मी ने कहा, आओ अंकल आप भी घर आ जाओ, तो सिबी उसे गुस्से से देखने लगी और अविनाश ने उसे कहा, चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं नहीं आऊँगा, और बाय बोलकर वापस लौट गया। अंदर जाते ही सिबी ने निम्मी को उसकी हरकतों के लिए खूब डांट लगाई और कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी सर के कमरे में सोने की? मैंने तुम्हें एक जगह ही बैठने को कहा था ना, गलती मेरी ही है जो तुम्हें वहां ले गई। निम्मी ने बहुत भोलेपन से कहा कि पर मम्मा, अंकल तो कितने अच्छे हैं, उन्हें देखकर तो महसूस ही नहीं होता कि वो मेरे लिए अजनबी हैं। सिबी,
हाँ हाँ चलो, अब बातें बंद करो और चेंज करके चुपचाप सो जाओ। निम्मी भी ये कहते हुए सो गई कि हाँ मम्मा, हम कब तक ऐसे अकेले ही रहेंगे। मुझे तो नानी के घर ही भेज दो या मौसी के घर पर, वहाँ सब हैं। सिबी, और मैं किसके साथ रहूंगी बेटा, तुम मुझे छोड़ दोगी। निम्मी, मम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए ही तो कह रही हूँ। सिबी, ठीक है, विंटर वेकेशन में भेज दूंगी। निम्मी के सोने के बाद उसे बार बार याद आ रहा था जब अविनाश ने उसके हाथ को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था। वह उसकी आंखों में प्यार के लिए तड़प और मजबूरी अच्छे से देख सकती थी, पर वह अपने फैसले को बदल नहीं सकती थी। उसे लगता था कि ऐसा करके वह निखिल की आत्मा को दुख पहुंचाएगी। हालांकि उसे गए 8 साल हो गए, पर सिबी हमेशा उसे अपने पास महसूस करती। वह उसकी यादों के सहारे ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। पर जब निम्मी के लिए सोचती कि उसे एक परिवार की जरूरत है, तो दिमाग सुन्न हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। उसकी बहन और माँ भी उसे दूसरी शादी के लिए काफी बार बोल चुके थे, पर वह सबको चुप करा देती कि ना तो उसे किसी सहारे की जरूरत है, न ही किसी के लिए उसे बंधन में पड़ना है। वह अपनी बेटी के लिए काफी है। यही सब सोचते हुए वह सो गई। पर अविनाश यही सोचकर परेशान था कि आखिर सिबी को कैसे मनाया जाए। वह उसका बहुत समय से इंतजार कर रहा था। उसे तो 5 साल पहले जब उसे देखा था तभी प्यार हो गया था। जब तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है। लेकिन जब उसने अपने केबिन में उसे प्रपोज किया, तब पता चला कि उसके पति अब नहीं रहे और एक बच्ची भी है। पर इस बात से उसके दिल में जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि और भी गंभीरता से उसे चाहने लगा। वह उसके हर काम को लगन से करने और समय पर पूरा करने का कायल था। पर कम से कम 6 महीनों से वह उसे मना रहा था, उसे यकीन दिला रहा था कि वह शादी करेगा तो बस उससे, वरना नहीं। जबकि सिबी भी उसे बहुत दफा कह चुकी थी कि उसे अपना फैसला सोच समझकर करना चाहिए। आखिर उसके माँ पापा की भी तो अरमान होंगे, उनके लिए ही सही उसे शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन ऑफिस में सिबी अपना काम कर रही थी, तभी अविनाश अंदर आया और गुस्से में कहा कि आज का जो भी शेड्यूल है जरा जल्दी आकर बताओ। सिबी सब एक ही सांस में बता देती है और कहा कि आज आपकी 2 मीटिंग यही हैं और एक शाम को बाहर होटल है। अविनाश, जरा आराम से बताओ, कुछ समझ नहीं आया। सिबी बहुत आराम से बताने लगी तो अविनाश ने कहा, ये क्या तरीका है, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो ये पाठ सा पढ़ा रही हो। सिबी मन में, हाँ और क्या, वही तो हो। अविनाश, कुछ कहा तुमने। सिबी, जी नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि आप इस पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और जाने लगी, पर अचानक से मुड़ी और पूछा कि आपका हाथ अब कैसा है सर। अविनाश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमसे मतलब, जाओ अपना काम करो। सिबी को थोड़ा धक्का सा लगा ये सुनकर, पर सोचा कि अच्छा है, ये मेरी तरफ से ध्यान हटा ही लें तो, और अपना काम करने लगी। तभी जयपाल अविनाश के लिए चाय ले आया और सिबी को पूछा कि मैडम, आपको कुछ चाहिए। सिबी, हाँ, एक सैंडविच और चाय। जयपाल जल्दी ही देकर चला गया और सिबी ने दोनों चीज उठाकर अविनाश के आगे रखी और कहा कि आप नाश्ता कर लीजिए। अविनाश, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम कर लो। सिबी, ये भी मेरा ही काम है, आपके खाने पीने का ध्यान रखना। जल्दी कर लो, फिर मीटिंग शुरू होने वाली है, वरना आप भूखे पेट सही फैसला नहीं कर पाओगे। अविनाश, जब मेरा दिल होगा कर लूँगा, और रही बात फैसले की, मैं हमेशा सोच कर ही करता हूँ। सिबी को पता था कि वह बस अपना गुस्सा निकाल रहा है और कुछ नहीं। तभी अविनाश फ़ोन पर बिजी हो गया और सिबी भी उसके फ़ोन रखने का इंतजार करते करते अपना काम करने लगी। पर अविनाश की नज़रें उसी पर थीं। उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। फिर लगातार 2 मीटिंग थीं। उसके बाद अविनाश ने सिबी को कहा कि शाम वाली मीटिंग में तुम भी तैयार रहना। सिबी, जी सर। अविनाश का खून जल जाता जब वह उसे सर बोलती, पर उसने भी अब सोच लिया था कि वह उसे अब नहीं कहेगा कुछ भी करने के लिए। बस ऑफिस के काम के अलावा शाम की मीटिंग में दोनों गए। वहाँ 2 लोग और थे, उनमें से अनिल की नज़रें सिबी पर ही जमी थीं। अविनाश अनिल से जो भी पूछता वह बस हाँ हूँ में जवाब देता। वह अपने होश खो बैठा था। सिबी को थोड़ा एहसास तो हुआ
कि वह बस उस पर ही आंखें गड़ाए है। फिर भी वह अपने काम तो करती रही और उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वेटर सबके लिए कॉफी लाया तो सिबी को देते वक्त कॉफी उसके ऊपर गिर गई। वह एकदम से खड़ी हुई और कपड़े झाड़ने लगी। अविनाश उठकर उसकी मदद करता। इससे पहले ही अनिल उठकर उसके सूट को साफ करने के बहाने उसे छूने लगा। सिबी उसे कुछ कहती, इससे पहले ही अविनाश की नज़र अनिल की हरकत पर चली गई थी और उठकर तुरंत उसे दो चांटे जड़ दिए। कहा कि मुझे आप दोनों के साथ कोई भी डील नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से। और सिबी भी वॉशरूम में चली गई। अनिल और नीलेश सब डील कैंसिल करके और इस बेइज्जती का बदला लेने को कहकर वहां से बड़बड़ करते हुए चले गए। अविनाश उनकी बातों को सुनकर भी वॉशरूम की तरफ भागा और सिबी भी बाहर आई और पूछा, सर आपने डील क्यों कैंसिल की? उसे मारने की जरूरत ही क्या थी? अविनाश चिढ़कर बाहर चला गया। सिबी भी पीछे गई और गाड़ी में बैठ गई। अविनाश चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर जाकर एक साइड रोकी और गुस्से से सिबी को देखने लगा। सिबी, आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? सब ठीक तो है? अविनाश, ये जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि जो लोग तुम्हें गंदी नज़र से देखेंगे उनके साथ मैं कोई डील कर सकता हूँ? सिबी दूसरी तरफ देखते हुए कहा कि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई थी जो आपने इतना बड़ा नुकसान कर लिया। अविनाश, क्या कहा तुमने? बात बड़ी नहीं थी, जरा मेरी तरफ देखकर कहो यही बात। और सिबी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो देखा कि सिबी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो काफी देर से छुपा रही थी। उसकी झुकी नजरें और उनमें आंसू अविनाश ने देखे तो उसे अपनी ओर थोड़ा और किया और कहा, तुम अकेली नहीं हो सिबी, मैं। तभी सिबी ने अपने आप को दूर करते हुए कहा कि सर प्लीज आप भी अपनी लिमिट में रहें, और बाहर देखने लगी। अविनाश ने गाड़ी तेज की और सीधा उसके घर के आगे रोकी। सिबी जैसे ही उतरी अविनाश ने तुरंत गाड़ी वापस घुमा ली और चला गया। सिबी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि वह उसे समझाकर थक चुकी थी, पर अविनाश उससे उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। वह सोचने लगी अब वह कभी भी उससे कोई आशा नहीं रखेगा। उधर अविनाश ने अपना इरादा और भी पक्का कर लिया, ये सोचकर कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब तुम खुद मेरे करीब आओगी और ये जल्द ही होगा। घर पहुंचकर वह अपने माँ पापा के साथ खाना खाता है और अपने कमरे में चला गया और सोचता रहा कि कैसे सिबी के मुंह से बात निकलवा सकता है कि वह भी उससे प्यार करती है। आज वह पल उसे सोने नहीं दे रहा था जब उसने सिबी को अपनी तरफ खींचा था और उसकी आंखों के आंसू याद करके उसकी भी आंखें नम हो गईं। सोचने लगा कि मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर दूंगा, तुम यकीन तो करो। सिबी भी निम्मी को सुलाकर सोने लगी। उसके सामने भी अविनाश का ही चेहरा था। वह जितना इस बात को भूलती उतना ही ज्यादा याद आती। अपने आप को यही कहती कि अविनाश आप चाहे मुझे अपना भी लो और अगर मैं मान भी जाऊं तो भी आपके घर वाले कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, कभी नहीं। फिर सोचने लगी कि वैसे अविनाश जैसा जीवन साथी किसी को भी मिलता है तो वह बहुत खुश नसीब होगी। मैं उसकी दोस्त तो बन सकती हूँ पर इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं। भगवान करे कि सर को जल्दी ही एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जो उन्हें बहुत प्यार करे और संभाल ले, तो शायद मेरे से भी ध्यान हट जाए। फिर खुद ही कहने लगी, वैसे सर बहुत जिद्दी हैं, शायद ही किसी और की तरफ देखें। ऑफिस में कितनी अच्छी लड़कियां हैं पर कभी किसी से काम के अलावा कोई बात नहीं करते। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।